प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें सबसे पहले प्रकाश सरलेखा में गमन करता है तथा वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तारों का टिमटिमाना, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि प्रकाश के द्वारा होने वाली परिघटनाएं हैं। प्रकाश किरण। जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में सरलेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब सदा एक ही तल पर होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधे होते हैं। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। प्यारे बच्चों, इससे आगे है गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, जिसकी परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की ओर वक्रित हो, क्या उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण। ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तिक पृष्ठ अंदर की ओर हो अवतल दर्पण कहलाता है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें गोलीय दर्पण जो है ये दिखाया गया है। इसमें ये सबसे पहले इधर जो है अवतल दर्पण है और ये जो है उत्तल दर्पण है। गोलीय दर्पणों का आरेखीय निरूपण। इसमें छायांकित भाग जो है परावर्तक नहीं है। इससे बाद में है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P अक्षर से निरूपित करते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित है। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे अक्सर C से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्सर R से निरूपित किया जाता है। मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। इसे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अक्सर F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्वारक। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। प्यारे बच्चों, दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण की फोकस दूरी से दुगनी होती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने पढ़ा, जो R है और वक्रता त्रिज्या है, इनके बारे में जब हम चित्रों में अध्ययन करेंगे फिगर के अंदर तो हमें पता चलेगा कि R क्या चीज़ है, P क्या चीज़ है, F क्या चीज़ है। इसके बाद में है किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है।
प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। सबसे पहले है दर्पण के मुख्य अक्ष से समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है अथवा उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है। मुख्य अपसरित। दोबारा से एक बार, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसमें है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये किरण जो है मुख्य अक्ष से समानांतर आती है और फिर परावर्तन के बाद में ऐप से होकर के गुजरती है। और इसमें जो है यहाँ पर ये प्रकाश किरण के समानांतर आई हुई है उत्तल दर्पण में और फिर जो है परावर्तन के बाद में ये दूसरी इधर जो है मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद में प्यारे बच्चों दूसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित करने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। इसमें है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये प्रतिबिंब दिखाया गया है, चित्र दिखाया गया है। ये जो किरण आ रही है यहाँ से टकराने के बाद में जब मुख्य फोकस से होकर के आ रही है तो फिर जो है समानांतर हो जाती है। और इसके अंदर भी जो है यहाँ पर भी यहाँ जो ये किरण आ रही है टकराने के बाद में फिर ये ऐसे जो है समानांतर हो जाती है मुख्य फोकस से होकर के। अवतल दर्पण, तीसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापिस परावर्तित हो जाती है। तो इसमें है तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र सी है, यहाँ से आने वाली किरण टकराने के बाद में इसी रास्ते से जो है सी से जो है वापस चली जाती है। यहाँ पर भी इसमें ऐसा ही दिखाया गया है, यहाँ ये किरण आ रही है और सी से बाद में जो है इसी रास्ते से जो है वापस चली जाती है। नंबर 4 पॉइंट है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बिंदु P दर्पण का ध्रुव की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, इसमें है सबसे पहले प्यारे बच्चों, जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है। इसमें जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये यहाँ पर ये वस्तु है, ये भी है, ये अनंत पर है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं और मुख्य अक्ष के समानांतर आने के बाद में फिर वो मुख्य फोकस में से जो है गुजर जाती है। तो जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऐप पर बनता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में स्थित हो, तो इसमें प्रतिबिंब F तथा C के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F और C के बीच में बनता है यहाँ पर। और कैसा बनेगा, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ये प्रतिबिंब जो है जैसे A भी यहाँ वस्तु दिखाई गई है, वे बनेगा उल्टा यहाँ पर। जैसा कि हमें आकार से पता चल रहा है, इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा, यहाँ पर दिखाया गया है।
तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु के बराबर समान साइज का होगा। यहाँ पर दिखाया गया है प्यारे बच्चों। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है, मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर ये मुख्य फोकस एफ है, ये वक्रता केंद्र है सी, और यहाँ प्यारे बच्चों ये वस्तु है। तो इसमें क्या है कि ये प्रकाश की किरण है और परावर्तन के बाद में एफ में से गुजरती है। एक अन्य किरण जो है इसके यहाँ से होकर के प्रकाश के परावर्तन के बाद में उसी रास्ते से वापस आती है, और दोनों किरणें प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें मिलती है। और यहाँ पर जो है वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि ये ए बी है और ये बी ए दिखाया गया है। क्या कहता है, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है, प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब सी से परे। जब वस्तु फोकस एफ पर स्थित है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। इसमें जो है ये प्यारे बच्चों ये वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाती है और टकरा करके एफ में से गुजर जाती है, और एक अन्य किरण जो है यहाँ से टकरा करके सी में से गुजरती है। प्यारे बच्चों दोनों किरणें जो है आप समानांतर हो जाती हैं, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो, इसमें यहाँ प्यारे बच्चों पी है, ध्रुव है, ये एफ है, और ये वस्तु दोनों के बीच में स्थित है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए किरण है यहाँ टकरा रही है इसमें से, ये किरण जो है ये वस्तु है, यहाँ पर एक किरण जो यहाँ जा रही है और फिर जो है हमें इधर जाती प्रतीत होती है। एक अन्य किरण जो है यहाँ से जो है वो आप टकरा कर वापस आ जाती है, परंतु हमें यहाँ पर जाती प्रतीत होती है। प्यारे बच्चों ये दोनों किरणें जो है हमें काल्पनिक रूप से यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। इससे आगे प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, जब वस्तु अनंत पर होती है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर दर्पण के पीछे अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का आभासी तथा सीधा बनता है। तो इसमें है प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, जब वस्तु अनंत पर होती है। इसमें यहाँ पर वस्तु जो अनंत पर दिखाई गई है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर, ये प्यारे बच्चों मुख्य फोकस एफ है, यहाँ पर दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। बिंदु टाइप होता है, बहुत छोटा होता है और आभासी तथा सीधा बनता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों छोटा सा बताया यहाँ पर। इससे आगे है, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच होती है। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव, यहाँ पर यहाँ पर वस्तु जो है ये पी है यहाँ पर, और ये आगे अनंत जो है दिखाया गया था, मतलब इसमें अनंत और ध्रुव के बीच में है। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब पी तथा एफ के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच में। ये पोल ध्रुव है, ये मुख्य फोकस एफ है, इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब ए भी बनता है। तो इसमें यह छोटा होता है, आभासी तथा सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है।
इसके बाद में प्यारे बच्चों अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में, सेविंग दर्पणों के रूप में दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने में, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे हुए अर्थात साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता देते हैं कि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण प्यारे बच्चों इसलिए यूज किया जाता है वाहनों में क्योंकि ये प्रतिबिंब कैसा बनाते हैं, सीधा बनाते हैं। ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं तथा इसलिए इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इसलिए समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवरों को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र देखने में समर्थ बनाते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर यह विचार करते समय एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है। इसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसमें दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु तथा मुख्य x को निर्देशांक पद्धति का x लिया जाता है। इस परिपाटी के अनुसार बिंब वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष x अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक मानी जाती हैं। इसमें है प्यारे बच्चों, यहाँ दिखाया गया है गोलीय दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो इसमें देखिए एक बार यहाँ पर ये P है, यहाँ पर ये दर्पण है दिखाया गया है और इसमें दाईं ओर जो है पॉजिटिव जो ली जाती है, बाईं ओर क्या ली जाती है, नेगेटिव। ऊंचाई ऊपर की ओर प्लस की ली जाती है, धनात्मक ली जाती है और नीचे जो है ऋणात्मक ली जाती है। और बाईं ओर ये जो है बाईं ओर जो दूरी है माइनस की है, ये किसी है प्लस की है। ऐसा इसमें प्यारे बच्चों दिखाया गया। इसके बाद में है दर्पण सूत्र। यह गोलीय दर्पण के में ध्रुव से बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, मुख्य फोकस की दूरी f के बीच में संबंध है। इसे दर्पण सूत्र कहते हैं। 1/v जमा 1/u बराबर है 1/f के। इसके बाद में प्यारे बच्चों आवर्धन। यह प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात है। यदि बिंब की ऊंचाई h प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m जो है किसके बराबर होगा, m बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे में बिंब की ऊंचाई h के। m बराबर है h डैश बटा h के। आवर्धन m बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी व्यक्त किया जाता है। इससे आगे प्यारे बच्चों आवर्धन बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्राय मुख्य अक्षर के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक ली जाती है। यदि आवर्धन का मान धनात्मक आता है तो बिंब आभासी तथा यदि ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब प्यारे बच्चों जैसे दोबारा से यदि आवर्धन का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी तथा यदि ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है। यदि समतल दर्पण का आवर्धन m प्लस है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा व वस्तु के समान आकार का है। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण दैनिक जीवन में अनुभवों के उदाहरण। इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। कोई मोटा कांच का स्लैब किसी मुद्रित सामग्री पर रखने पर स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्सर उठे हुए प्रतीत होते हैं।
कांच के बर्तन में रखे पानी में पेंसिल वायु तथा पानी के अंदर पानी के अंतर पृष्ठ पर यानी जहाँ से जो पेंसिल है पानी में प्रवेश करती है, वायु और पानी का जो पृष्ठ है बीच में, उसी के बारे में कहता है। पानी की ऊपरी सतह पर टेढ़ी प्रतीत होती है। पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व से या साइड से देखने पर वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। इसमें यहाँ दिखाया गया है जैसे प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश की किरण का एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के नियम। इसमें है नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल SI बटे में SR, SI प्यारे बच्चों दोबारा से SIN sin I बटे में आ गया sin R बराबर है स्थिरांक के। तो इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है। सबसे पहले ऊपर जो है ये वायु है, यहाँ पर वायु का माध्यम है, ये कांच का माध्यम है। प्यारे बच्चों जब वायु जो है एक विरल माध्यम है, कांच क्या है सघन माध्यम है। तो इसमें जैसे एक किरण जो है जिसको हम आपतित किरण कहते हैं, वायु से कांच के अंदर प्रवेश करती है। जब कोई भी किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। प्यारे बच्चों इसमें ये अभिलंब दिखाया गया है। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये जो है कांच का स्लैब दिखाया गया है। यहाँ इसके चारों तरफ वायु है, ये कांच का माध्यम है। तो यहाँ पर ये कोण I और कोण R बनते हैं प्यारे बच्चों। तो कोण I बराबर कोण R के। और यहाँ पर ये जो है ये निर्गत किरण है जो कि वापिस जो वायु के माध्यम में आ जाती है। इससे आगे है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम, कांच व पानी में वायु की अपेक्षा कम होती है। अपवर्तनांक। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V1 बटे V2 के। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसमें N12 है प्यारे बच्चों, ऊपर N21 था और अब N12 है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। यदि माध्यम 1 में निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यदि माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम का अपवर्तनांक m बराबर है Nm बराबर है वायु में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। प्यारे बच्चों इसमें ये सारणी दी गई है, इसमें द्रव्यात्मक माध्यम लिखा गया है और उसका अपवर्तनांक लिखा गया है। तो सबसे पहले जैसे वायु है 1.003 है, बर्फ इसमें 1.31 है, जल 1.33 है, अल्कोहल 1.36 है, केरोसिन ऑयल 1.44 है, बेंजीन 1.50 है, क्राउन कांच 1.52 है, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63 है और इसमें सघन फिल्टर कांच है 1.65 है, माणिक्य या रूबी 1.71 है, नीलम यहाँ पर 1.77 है और हीरा जो है 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का प्यारे बच्चों अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ यह है कि वायु में प्रकाश का वेग व हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। प्रश्न,
प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर अपवर्तनांक 1.50 है। निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर जो है अपवर्तनांक की और प्रकाश में निर्वात की चाल की वैल्यू रखने से या कीमत रखने से हमें जो है प्रकाश की माध्यम में चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाती है। लेंस, दो पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस, ऐसा लेंस जिसमें बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इसको द्वि उत्तल लेंस या केवल उत्तल लेंस कहा जाता है। यह लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस, ऐसा लेंस जिसमें दो दबे हुए पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित गोलीय पृष्ठ होते हैं, द्वि अवतल लेंस या केवल अवतल लेंस कहलाता है। यह लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर ये ऊपर जो है सबसे पहले उत्तल लेंस दिखाया गया है और यहाँ जो है अवतल लेंस दिखाया गया है। उत्तल लेंस जैसा कि यहाँ दिखाया गया है बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। ये बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है। और इसमें यहाँ एक तीसरा पॉइंट और है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये किरणों को जो इकट्ठा करता है और ये जो किरणों को फैलाता है। यहाँ पर उत्तल लेंस व अवतल लेंस में अंतर, यह किनारों से पतला व बीच में से मोटा होता है। यह किनारों से मोटा व बीच में से पतला होता है। यह प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, इसलिए अपसारी लेंस कहते हैं। यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसमें अक्सर मोटे दिखाई देते हैं, इसमें अक्सर क्या है, बारीक दिखाई देते हैं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, वक्रता केंद्र, लेंस के गोलीय पृष्ठों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इसलिए लेंस के दो वक्रता केंद्र C1 और C2 होते हैं। मुख्य अक्ष, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सरल रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशीय केंद्र, लेंस के केंद्र से में उपस्थित वह बिंदु जिसमें से प्रकाश किरणें बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं, उस अक्षर O से निरूपित करते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, लेंस के मुख्य फोकस F की प्रकाश केंद्र O से दूरी फोकस दूरी कहलाती है। प्यारे बच्चों, इसमें ये सारणी जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के में दी गई है कि उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति। हम जब उत्तल लेंस के बारे में जो प्रतिबिंब हैं या बिंब हैं, जो आरेख हैं, उनका जब हम अध्ययन करेंगे, उसमें हमने सभी बातें जो इसमें लिखी हुई हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, ये सारणी है, आप इसको अपनी नोटबुक पर लिख करके भी तैयार कर सकते हैं और हमारी पाठ्यपुस्तक के अंदर भी है दी गई है। इसमें बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है दी गई है। लेंसों से प्रतिबिंब बनाना, लेंसों से प्रतिबिंब बनाना, लेंसों के किरण आरेख बनाने के लिए हम निम्नलिखित दो किरणों पर विचार करते हैं। बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के बाहर की ओर मुख्य फोकस से गुजरती है। अवतल लेंस में लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होते प्रतीत होती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें लेंस से प्रतिबिंब बनाना,
सबसे पहले इसमें दिखाया गया है कि जैसे जो ये प्रकाश ये पैरेलल आती है, इसके समानांतर आती है, तो अपवर्तन के बाद में यहाँ से जो मुख्य फोकस से गुजरती है। और इसमें यहाँ जो लेंस दिखाया गया है इसमें क्या है, ये गुजरती हुई प्रतीत होती है। नंबर 2 पॉइंट है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होती है। तो यहाँ पर दूसरा जो है ये दिखाया गया है, ये मुख्य फोकस है और यहाँ पर जब अपवर्तन के पश्चात में समानांतर होती है, हो जाती है मुख्य अक्ष समानांतर। और यहाँ पर जो है ये मुख्य फोकस एफ है, अपवर्तन के पश्चात में यहाँ जो है जाती हुई प्रतीत होती है। तीसरा पॉइंट है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। तो इसमें जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जो किरण है प्रकाशीय केंद्र ओ से गुजरती है, वो बिना मुड़े वैसे ही जाती है और उसी रास्ते से वापस आ जाती है। इसमें दोनों में ऐसा ही दिखाया गया है। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशीय केंद्र से लिए जाते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक व अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस सूत्र, यह सूत्र बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच में संबंध स्थापित करता है। प्यारे बच्चों, लेंस सूत्र बराबर है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के। आवर्धन, यदि बिंब की ऊंचाई s तथा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई s डैश है, तो आवर्धन बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। s डैश बटे में h के यानी v बटे u के। लेंस की क्षमता, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे अक्सर P द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी f दूरी के लेंस की क्षमता P बराबर है 1/f के। प्यारे बच्चों, इसका SI मात्रक डायोप्टर है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो 1D जो है 1/1 मीटर के। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक मानी जाती है। तो इसमें है प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस f2 पर बनता है, बिंदु के आकार का होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसके बाद में है जब वस्तु 2f1 से परे है। यहाँ पर प्यारे बच्चों दिखाया गया है 2f1 है, ये वस्तु यहाँ से परे है। जब वस्तु 2f1 से परे है, यहाँ पर ये f1 है, ये f2 है, यहाँ पर f1 है, ये 2f1 है, तो यहाँ इससे परे वस्तु है। इसमें एक किरण जब इसके मुख्य अक्ष से समानांतर आती है और अपवर्तन के पश्चात में यहाँ से जो है f2 में से गुजरती है। एक अन्य किरण जो है O में से गुजरती हुई यहाँ सीधी चली जाती है और दोनों किरणें जो है यहाँ पर हमें मिलती प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब जो है f2 और 2f2, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, छोटा वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसके बाद में है जब वस्तु 2f1 पर होती है। यहाँ पर f1, ये 2f1 हो गया। यहाँ पर वस्तु है, तो इसमें एक किरण जो इसके समानांतर आती है, दूसरी किरण जो O में से यहाँ पर पास होती है, गुजरती है। तो
प्रतिबिंब जो है समान साइज का वास्तविकता उल्टा बनता है। कहाँ बनता है? 2f2 पर, 2f2 पर। यहाँ पर ये यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर भी ये उल्टा दिखाया गया है। जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच में स्थित है, जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच में स्थित है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिखाया गया है, ये दर्पण है, ये F1 है, ये 2F2 है और दोनों के बीच में जो वस्तु स्थित है। तो इसमें एक प्रकाश की किरण यहाँ से समानांतर आती है और F2 में से गुजर करके यहाँ आ जाती है। एक अन्य किरण यहाँ से गुजर करके यहाँ, ये दोनों किरणें मिल जाती हैं और वस्तु का जो प्रतिबिंब है यहाँ पर कैसा बनता है? 2F2 से परे। यहाँ पर जो है प्रतिबिंब F2 से परे बनता है। यहाँ पर ये 2F2, यहाँ पर 2F2 है, इसे परे बनता है। अनंत पर बड़ा बनता है असीमित रूप से, वास्तविकता उल्टा बनता है। इसके बाद में है जब वस्तु 2F पर हो, जब वस्तु 2F पर हो, जब वस्तु F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, बड़ा बनता है, अत्यधिक ज़्यादा बड़ा बनता है, वास्तविक अत्यधिक विवर्धित, वास्तविकता उल्टा बनता है। तो इसमें यहाँ पर जो वस्तुएं दिखाई गई है, यहाँ पर F1 ये फोकस पर, तो एक प्रकाश किरण समानांतर आती है और F2 में से पास हो जाती है, गुजर जाती है। तो एक अन्य किरण जो O में से आती है और यहाँ पर पास हो जाती है। तो दोनों किरणें जो है अनंत पर मिलती हुई दिखाई देती हैं और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। इसके बाद में है जब वस्तु फोकस F1 पर हो, जब वस्तु फोकस F1 पर हो तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब जिस ओर बिंब स्थित है लेंस के उसी ओर बनता है। प्रतिबिंब बड़ा, विवर्धित, आभासी था सीधा बनता है। तो इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है वस्तु है, ये किरण जो है एक अन्य किरण F2 में से पास होती है, एक अन्य किरण जो है इसके O में से पास होती दिखाई देती है। जब इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है जिस तरफ वस्तु है तो प्रतिबिंब जो है उसी तरफ ही बनता है और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। इसके बाद में है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु अनंत पर होती है प्रतिबिंब F1 पर बनता है, यह बिंदु के आकार का अत्यधिक छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। प्यारे बच्चों, इसमें ये अवतल दर्पण दिखाया गया है और यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर होती है, कहाँ होती है? अनंत पर। जो किरणें जो है प्रकाश की किरणें अनंत से आती दिखाई देती हैं और मुख्य फोकस F पर जो है F1 पर जो है प्रतिबिंब हमें बनता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब जो बिंदु के आकार का होता है। कैसा होता है? बिंदु के आकार का होता है। इसके बाद में है जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाश केंद्र O के बीच में स्थित है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? फोकस F। तो प्रतिबिंब फोकस F1 व प्रकाशीय केंद्र O के बीच में बनता है। तो इसमें ये प्रकाशीय केंद्र O है, ये F1 है, यहाँ बनता है। बिंब के आकार से छोटा, आभासी था सीधा बनता है। पहले बच्चों इसमें जैसा कि दिखाया गया है, यहाँ पर जो है ये वस्तु है यहाँ पर और यहाँ से ये किरण जो है यहाँ पर आती है तो आगे इधर जाती प्रतीत होती है, ये वापसी में जो है यहाँ आती है। एक अन्य किरण जो है इसमें सीधी गुजर जाती है। तो दोनों किरणें यहाँ जो है मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, छोटा बनता है और आभासी बनता है। क्या बनता है? आभासी।
प्यारे बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक में से हमने कुछ ये न्यूमेरिकल लिए हैं और आप इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और ज़्यादा न्यूमेरिकल लेकर के भी कर सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से। यहाँ पर ये पहला है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें फोकस जो अवतल लेंस है इसकी फोकस दूरी जब माइनस में ली जाती है 2 मीटर दी गई है। क्षमता P 1/f के बराबर होती है, तो यहाँ पर -0.5d आ जाता है। एक दर्पण को वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो r यहाँ पर 32 है, तो फोकस दूरी बटे 2 होगी, इसमें से डिवाइड कर दें 16 आ जाता है। 1.5d क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यह लेंस अपसारी है या अभिसारी। तो यहाँ पर P जो है इतना दिया गया है, F जो है यहाँ पर कितना आ जाता है, प्लस का आ जाता है 0.66 m। इसकी फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है, इसलिए यह एक अभिसारी लेंस है। -2.5d तथा 3.5d क्षमता वाले 2 लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। इसकी संयोजन क्षमता ज्ञात कीजिए। पहले लेंस की संयोजन क्षमता पहले लेंस की जो क्षमता है प्यारे बच्चों P1, ये -2.5d है। दूसरे की जो है P जो है 3.5d है। ये माइनस की है, ये प्लस की है। दोनों की संयोजकता को हम P1 और P2 जोड़ते हैं तो हमारे पास में 1d आ जाता है और ये प्लस का आता है, यह क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल हमने वैसे सैंपल के लिए हैं। आप और अधिक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आपको लंबी लगे तो आप इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं।